हे माय ऑल ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गए अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव इमरान्स की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो ये स्टोरी की ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, बहुत जल्दी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। बस इतना आप लोगों को मुझे बताना था। तो चलो फिर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैमिली फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है एक साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, अपनी फैमिली मेम्बर की हर एक चीज़ों को नोटिस करना, अपने बच्चों की हर एक चीज़ों को नोटिस करना। बट आज सबको महसूस हो रहा था वो लोग एक फैमिली में है, एक जॉइंट फैमिली में है, होने के बाद भी बहुत सारी गैप है, बहुत दूरियां है तो सही। जैसे कि मिसेस लैन और मिस्टर लैन को रिग्रेट फील हो रहा है, वो लोग कैसे मम्मी पापा है कि अपने बेटे जो इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, इतनी तकलीफ से जूझ रहा था, और वो लोग उनकी पेरेंट्स होके कुछ समझ नहीं पाए। लानत है उनके ऊपर। दूसरी तरफ चियांग फैमिया, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा था कि वांगजी को उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अगर वांगजी को बाहर नहीं भेजते तो शायद इतना दूरिया नहीं आता, ये सिचुएशन नहीं आता। ये सब जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है। वो जाहिर करे या ना करे, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। वांगजी ने बोला है, अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो आप भी हो। वो चुपचाप खड़ा हुआ था। उन्हें रिग्रेट फील हो रहा था थोड़ी देर पहले वांगजी से हर्ष वर्ड बोलने के लिए, या फिर हमेशा वांगजी से ऐसे बात करने के लिए। सब लोग टेंशन में थे। विंका तो रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा था जब से उसे वांगजी के बारे में पता चला है। उसने उसने कभी सोचा भी नहीं था अपने सपनों में कि उसका वांगजी ब्रदर ये सब फेस कर रहे थे। ऊपर से इतना हार्ड, इतना सख्त, और अंदर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ। क्यों वांगजी ब्रदर? कि मुझे भी थोड़ा सा नहीं बताया जा सकता था कि मैं आपकी इतना भी काबिल नहीं? क्या आपकी तकलीफ़ के बारे में, आपकी चोटों के बारे में मुझसे भी शेयर नहीं कर सकते? क्यों आपने नहीं किया? क्यों आप इतनी इतनी तकलीफ़ें, इतनी इतनी चीज़ें झेलते रहे, दिन ब दिन लोगों की ताना सुनना, बातें सुनना, उसके बाद भी कभी भी आपने अपनी दिल की बात, अपनी तकलीफ़ को क्यों शेयर नहीं किया? क्यों? मुझे आपसे जानना है कि मैं आपकी तो थोड़ी सी भी काबिल नहीं हूँ। हाँ, सब लोग बैठे हुए थे। दूसरी तरफ देखते ही देखते 3 घंटा हो गया था। मोशनु को ऑपरेशन थिएटर में लेके गया था। अभी भी डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। अंदर क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता। सब बेचैन थे बहुत ज़्यादा। तब तक वहाँ पे किचन और वैंचिंग आ गए थे। आज तो वैंचिंग के साथ उसको बाहर जाना था, जैसे कि वैंचिंग ने बोला था कि आज छुट्टी के बाद आप मेरे साथ जाएंगे। वो लोग बाहर भी निकले थे, थोड़ा सा दूर आगे भी गए थे। तभी सीजन के फ़ोन पे कॉल आया, और उसके बाद जो पता चला वो सीधा यहाँ पे आ गया था। वैंचिंग को घर ड्रॉप करना चाहता था, बट वैंचिंग वांगजी की बात सुन के, मोशनु की बात सुन के, क्या वो रह सकता है? उसकी सेवियर है ये लोग। हाँ, उसकी टफ टाइम पे ये दोनों ने उनके साथ दिया था। जब वैंडिंग का डेथ हो गया था उसकी जिम्मेदारी लिया था, और आज ये दोनों जब ऐसी सिचुएशन में, तो वो बैठा रह सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए वो वहाँ पे आ गया था। सब कुछ उसे पता चला। धीरे धीरे उसे वांगजी की हालत के बारे में पता चला, वांगजी के साथ क्या हुआ है। और ये सारी चीज़ सुनने के बाद उसे बुरा लगा। कहीं ना कहीं वांगजी की इस हालत के पीछे उसकी ही मम्मी जिम्मेदार है। हाँ, है, उसकी मम्मी जिम्मेदार है, क्योंकि वांगजी ब्रदर को उन्होंने बहुत बुरी बुरी बात सुनाया था। उन्हें रिग्रेट की उस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि वो रिग्रेट के दबोच में एकदम एकदम दबोच चुका है। हाँ, उसकी मम्मी की श्राप देना, उसकी मम्मी को हर बार वांगजी को देख के श्राप देना, उसे उल्टी सीधी बात बोलना, ये सब वो स्ट्रॉन्ग वांगजी तो चुपचाप सहन कर लेता था, बट अंदर ही अंदर वो टूटता गया। और उसके बाद उनका ये हालत हो गया। 3 साल से वो ये सब कुछ सहन कर रहा था, फिर भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। कोई शख्स ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, उसकी मम्मी उस वांगजी को इतनी कड़वी वर्ड बोलने के बाद भी
हर टाइम, हर महीने के पहली 1 तारीख को वो पहुंच जाता था उसके घर में सारी सामान लेके, राशन की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ देता था। और उसकी मम्मी वो सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद भी भांजी को उल्टी सीधी बातें सुनाता था। उसके बाद भी भांजी करता क्या। कोई इंसान कितना कर सकता है किसी के लिए। इतनी इतनी बात सुनने के बाद भी अपने अपने अंदर अपने आप को घुट घुट के मारते हुए भी ये बोझ है। हाँ, ये रिग्रेट की बोझ जो कि उसकी मम्मी ने भांजी के सर पे डाला है। उसने कितनी बार समझाया था, बट उसकी मम्मी सुने तो तब ना, तब तो होता। उसकी मम्मी ने नहीं सुना और अब ये सब हो गया, सब कुछ हो गया। वो एकदम साइड में खड़ा था। उसे हिम्मत नहीं हो रहा था भांजी ब्रदर के घर वालों के सामने जाए, बात करे, आंखें मिलाए। कैसे वो आंखें मिलाए, कैसे बताए कि उनकी सारी और इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं। वो नहीं जा पा रहा था। वो धीरे धीरे पीछे जा रहा था। सामने हाँ एक बेल्कनी था, वो वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहा था। लाइफ इतना क्यों हार्ड है। हाँ, इतनी अजीब सी और इतनी डेंजरस सी सिचुएशन क्यों आती है। हाँ, गॉड क्यों हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है। उसे इस चीज़ से बाहर आना है। उसे एक नॉर्मल सी ज़िंदगी अब जीना है जो वो नहीं कर पा रहा है। वो आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं क्या करूँ पापा, मैं क्या करूँ ब्रदर। आप लोग तो छोड़ के मुझे चले गए इस जंग के मैदान में और मैं फाइट करते करते थक गई हूँ। आज मेरी दोनों सेवियर इस मुकाम में है, इस हालत में है। वो सब देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं उनकी घर वालों से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ, उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और एक तो पहले मैं उनकी एहसान के नीचे दब गई थी और आज उनके साथ ये सब हुआ। भांजी ब्रदर ये सब हालत में अब मैं कैसे उनसे आंखें मिलाऊंगा, कैसे मैं उनको अपने आइडल की तरह देख पाऊंगा जब आज के बाद मेरे अंदर भी रिग्रेट रहेगा हज़ारों। क्यों ऐसा हुआ, क्यों। प्लीज़ गॉड उन्हें ठीक कर दीजिए, प्लीज़ गॉड मोशनु ब्रदर को ठीक कर दीजिए। अगर मोशनु ब्रदर ठीक नहीं हुआ तो पता नहीं भांजी ब्रदर का क्या होगा। और भांजी ब्रदर को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ गॉड कुछ कीजिए, सब सही कर दीजिए, थोड़ा सा तो मैजिक कर दीजिए। और जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, वो नोटिस ही नहीं किया उसके बगल में आके कोई शख्स खड़ा हो गया था जो उसे रोते हुए एंड फुसफुसाते हुए बात करते हुए देख रहा था। तभी उसकी कंधे पे एक हाथ महसूस होते ही वो तुरंत घुमा तो वहाँ पे शिचन खड़ा हुआ था जो उसकी तरफ देखा। तभी बहनजी अपनी आंखों के आंसू को तुरंत पोंछने लगा। शिचन ने बोला, क्या हुआ, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो। शायद एक स्ट्रॉन्ग हाथ उसके कंधे पे अभी फिलहाल ज़रूरत था। हाँ, ज़रूरत था उसे एक इंसान का ज़रूरत था जो उसे समझे। और अगर वही इंसान खड़े हो जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आप भरोसा करते हो, तो बात ही बन गया। अब पैचिंग अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तुरंत शिचिन को हक किया एंड रोने लगा एंड बोला, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार हम ही है, हमारी करनी भांजी ब्रदर का ये हालत हुआ है। वो तो कितनी अच्छी इंसान है, हमेशा हमारी मदद करता था। ये 3 सालों में वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं हटा था। आपको पता है, जब भी वो हमारे घर पे जाता था मेरी मम्मी बहुत श्राप देता था, बहुत उल्टी सीधी बात बोलता था। वो चुपचाप सेट कर लेता था और उसी कारण आज उनकी ये सब हुआ है। उनको लगने लगा है कि मेरे भाई के मरने की जिम्मेदार सिर्फ वही है और यही सारी चीज़ों के कारण उन्हें इतनी बड़ी बीमारी लग गया है और आज वो ऐसी सिचुएशन में सब चीज़ों की जिम्मेदार हम हैं। हम कैसे एहसान फरामोश है ना। देखिए, वो इंसान हमारी भलाई चाहता था, हमने उनकी भलाई नहीं चाहा, उन्हें ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया। बहुत एहसान फरामोश है हम। ये बोल के वो रो रहा था। शिचन को अब जाके सब कुछ समझ आया है। वो अभी तक बेंजिंग को पकड़ नहीं पा रहा था, उसे अनईजी फील हो रहा था। बट जब बेंजिंग इस तरीके से रो रहा था ना, अपने आप को ब्लेम कर रहा था ना,
तो एक अच्छा फ्रेंड की तरह उसके सर पे हाथ रखकर बोला, तुम मत रो, इन सारी चीज़ों में किसी का भी हाथ नहीं है। सिचुएशन ऐसा ही था, तुम्हारी मम्मी अपने बेटे को खोया था, जो पॉलिटिक्स कर रहा था, उसका डेथ हो गया और वो भांगची ब्रदर को अपना आइडल मानता था। तो यहाँ पे ये सोचना उतना भी गलत बात नहीं है। जैसे कुछ टाइम पहले अंकल जियांग फैमिया भांगची ब्रदर को ब्लेम कर रहा था मोशनु काका की इस सिचुएशन में आने के लिए। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जब सिचुएशन ऐसे होगा तो किसी का दिमाग सही नहीं रहता है, ढंग से काम नहीं करता है, तब लोगों के दिमाग में जो आते हैं वो वही बोल देता है। तुम टेंशन मत करो, भांजी ब्रदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप को सही कर लेगा और मोशनु काका भी ठीक हो जाएगा, तुम मत रो, ठीक है, सब देखेंगे। तुम बहुत सवाल पूछेंगे, प्लीज़ तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो। तभी जो मैजिक था अपने सर को ऊपर किया, उसे समझ आया अभी वो किस सिचुएशन में है और वो उसे हक करके रखा है। तो वो 2 कदम पीछे चला गया और बोला, हाँ 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 मैं संभाल रही हूँ अपने आप को। ये बोलते हुए वो लंबी ब्रीथ लिया एंड तुरंत वहाँ से चला गया अंदर। 3.5 घंटे बाद जाके भांगजी को होश में आया था। हाँ, भांगजी होश में आया था और जब वो होश में आया तो पहले उसे कुछ टाइम तक कुछ समझ नहीं आया। जब उसे सब कुछ समझ आया, सारी सिचुएशन सब कुछ, वो तुरंत उसके हाथों में जो कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ था ना, वो एकदम खोलने लगा। तभी वहाँ पे जो नर्स था उसे बोला, अरे आप क्या करें, आपकी तबीयत सही नहीं। भांगजी किसी की बात नहीं सुना, वो तुरंत वो सब खोल के दरवाज़ा खोल के वो आगे की तरफ जा रहा था। सब भांगजी को देख के रुक गए। तभी मिसेस लैन और मिस्टर लैन भांगजी के पास बोला, भांगजी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। उसे बोला, मोशनु उसका क्या हुआ है, हाँ वो सही तो है ना। जी मम्मी पापा कुछ बोल ही नहीं पाए थे, तब तक वहाँ पे मोशनु की फैमिली वाले भी आ ही गए थे, तो वो लोग भी खड़े हुए थे। भांगजी तुरंत सामने गए, बोला, मोशनु कहाँ पे है, सब कुछ सही हुआ ना, उसके ऑपरेशन। तभी मोशनु की जो पापा था उन्होंने बोला, अभी भी वो ऑपरेशन चल रहा है, शायद हो जाएगा। उसे बोला, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके हाथ पैर शेक कर रहा था बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था। उसे अंदर से लाइक बहुत डर फील हो रहा था, जैसे कि मोशनु को कुछ हो ना जाए। वो मोशनु को नहीं खो सकता। मोशनु उसकी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं है, नहीं, वो उसके साथ उसका ब्लड रिलेटेड कोई रिश्ता नहीं है, बट वो उसका भाई लगता है, उसका भाई जिसके साथ उसका खून का कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वो लोग एक ही मम्मी की कोख से जन्मा है। फिर भी भांगजी के लिए मोशनु अपना खुद की भाई है। हाँ, उसका भाई जिसे वो हमेशा हैप्पी देखना चाहता है, जिसकी खुशियाँ वो चाहता है, जिसकी अच्छाई वो चाहता है, वो भाई को वो इस तरीके से नहीं दे सकता। अगर आज मोशनु को कुछ हो जाएगा तो शायद भांगजी का ज़िंदगी भी यहाँ पे रुक जाएगा। हाँ, रुक ही जाएगा। भांगजी ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, तभी उसके पापा उसके पास आया उसको पकड़ने के लिए। भांगजी तुरंत 2 कदम पीछे कर बोला, नहीं, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ। एंड ये वर्ड एकदम तीर की तरह जाके लगा मिस्टर लैन को। एक बेटा बोल रहा है उसे उसका बाप का ज़रूरत नहीं है। लाइक इस बात से समझ आता है कि बाप बेटे के अंदर कितना ज़्यादा दूरी आ गया है कि जब एक बेटा बोले, मुझे आपका ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैन बस भांगजी को देखने लगे। भांगजी धीरे पीछे की तरफ जा रहा था, दीवार की तरफ, क्योंकि अभी उसे सब कुछ चाहिए जिसे पकड़ के वो खड़े रह सके। हाँ, वो जब पीछे जा रहा था ना, तब भी वहाँ पे विंग आया और भांगजी के हाथों की एकदम पकड़ लिया कस के। भांगजी छुड़ाने ही वाला था हाथ, जब वो विंग के फेस की तरफ देखा, वो थम गया, वो रुक गया। विंग की फेस रेड हुआ पड़ा था, देख के समझ आ रहा था वो कितना रोया होगा। भांगजी अपने आँखों को बंद किया और मन में बोला, शिट, सबको पता चल गया, सबको। फिर से आँखें खोला और विंग की तरफ देखा। इस बार वो विंग के हाथों को नहीं छुड़ाया था, वो ऐसे ही खड़े थे और विंग भांगजी को पकड़ा हुआ था स्ट्रांगली, जैसे भांगजी ना गिरे। चाहे भांगजी उसे उसकी तकलीफ में रखना चाहे या ना चाहे, विंग रहेगा। अगर भांगजी उसे बार दूर ढकेले, विंग फिर भी खड़ा रहेगा भांगजी के साथ, जैसे अब भी खड़ा है और आज के बाद से हमेशा खड़ा रहेगा। चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, चाहे दुनिया के सारे लोग उनके अगेंस्ट क्यों ना चला जाए, वही इस इंसान के साथ है और रहेगा हमेशा। अब इस हाथ को वो नहीं छोड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सबका नज़र वांग जी एंड विंग के ऊपर था। दूर खड़े शीचेन भी देख पा रहा था जहाँ पे वांग जी सबको ठुकरा दिया, विंग के हाथों को पकड़ा। इसका मतलब बहुत कुछ मीन करवाता है, प्योरनेस, प्यार और भरोसा। हाँ, भरोसा, ये भरोसा वर्ड बहुत बहुत गहराई से आती है। जैसे कि विंग वांग जी को भरोसा करता है, ठीक वांग जी भी विंग को भरोसा करता है। जैसे विंग वांग जी को प्यार करता है, वांग जी भी ठीक ठीक उसी तरीके से विंग को प्यार करता है। शीचेन ने नोटिस किया था वांग जी हाथों को छुड़ाना चाहता था, तो जब उसने देखा विंग को, विंग की आँखों को, वो नहीं छुड़ा पाया और ना कभी वो इस हाथों को और इस इंसान को छुड़ा पाएगा। शीचेन के फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल आ गया। चलो, उसका विंग सही इंसान के साथ है, सही इंसान के पास है, इससे वो हैप्पी है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम जिसे चाहे वो भी हमें मिले, नहीं, हम जिसे प्यार करें वो भी हमें प्यार करे। अगर ये सब सोच के किसी से प्यार किया जाए तो वो सेल्फिशनेस होगा, और प्यार में सेल्फिश होना नहीं चाहिए। प्यार का मतलब होती है अपने साथी को खुले आसमान में छोड़ो, अगर वो उड़ के तुम्हारे पास आए तो वो तुम्हारा, और नहीं आए तो वो किसी और का। शीशे ने भी छोड़ा था खुले आसमान में और उसका प्यार किसी और को चूज़ किया, उससे भी वो हैप्पी है। दूर से वो ये देख रहा था। 4 घंटा हो गया है, अभी तक मोशनों की ऑपरेशन चल रहा था, सब बेचैन थे। वांग जी का तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब था, उसका हाथ पैर शेक कर रहा था, जो विंग महसूस कर पा रहा था, बट वो कुछ नहीं बोला। वो एकदम एकदम कस के वांग जी को पकड़ा हुआ था जैसे कि वो ना गिरे। हाँ, और शायद वांग जी अभी ये हाथ एक इंसान की ज़रूरत था जो उसे मिल गया। लगभग 4 घंटा 25 मिनट बाद जाके उस ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए एंड ये देख के सब लोग बेचैन हो गए थे। वांग जी तो तुरंत सामने गया एंड डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर मोशन में कैसा है, वो सही सही तो है ना? डॉक्टर ने देखकर बोला, शायद वो बहुत लकी है, उसके हार्ट के एकदम ही नीचे उसको जाके गोली लगा था, अगर हार्ट में लगता तो कोई चांस ही नहीं था। हाँ, थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है, हमने ब्लड चढ़ाया है एंड ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल आया है। आई थिंक उन्हें कल तक होश आ जाएगा। हाँ, कल 12 या 1 बजे ही उनकी होश आएगा, क्योंकि उनको बहुत पावरफुल दवाई दिया गया है और बहुत बड़ा ऑपरेशन भी था, बट सब कुछ ओके है। वो बहुत लकी है एंड शायद आप सबकी प्रे उसके साथ था, इसीलिए वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। ये सुनते ही सबको ऐसा लगा कि सबके जान पे जान आया है। वो एक वर्ड एक इंसान की ज़िंदगी लौटा सकता है, हज़ारों भरोसा फिर से ला सकता है। हाँ, जैसे कि अभी वांग जी को टूटते हुए बचाया गया है, वांग जी को रिग्रेट की दीवार में दफनाते हुए बचाया गया है, यान ली को उसके प्यार खोते हुए बचाया गया है। उसका एक संसार जो होते होते ना होने के कगार पे चला गया था, वो फिर से होना स्टार्ट हो गया या फिर हो जाएगा। कोई मम्मी पापा अपने बेटे को नहीं खोया। ये वर्ड सुनने का देरी था, वांग जी धड़ाम से नीचे गिर गया। हाँ, वो एकदम घुटनों में बैठ गया था एंड ये देख के सब लोग वांग जी के पास आने लगे थे। विंग एकदम ही वांग जी के पास एंड वांग जी को हाथों को पकड़ा, बोला, आपको क्या हुआ है? अब सही तो हो ना? हाँ, अब क्यों वहाँ से आए? हाँ, चलिए आप अपनी रूम में चलिए, आपकी अभी भी ट्रीटमेंट बाकी है ना? वांग जी तो कुछ नहीं बोल रहा था। विंग तुमने देखने बोला, चलिए अब ऐसे ही आप पे बैठे नहीं रह सकते, आपका तबीयत और ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तभी मिस्टर लैन भी आया एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला, हाँ वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी उसके फादर की तरफ देखा, जिनकी आंखों में बहुत रिग्रेट था। यही चीज़ वांग जी कभी देखना नहीं चाहता था, इसीलिए तो अपनी अंदर की सारी दुख दर्द को अपने अंदर ही दबोच के रखना चाहता था। बट आज सच्चाई निकल ही आया, उसकी मम्मी पापा की आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा दुख छाया हुआ है। वांग जी धीरे से हाथों को आगे बढ़ाया, उसके पापा ने एकदम कस के पकड़ लिया, जैसे जब पहली बार वांग जी ने बर्थ लिया था और उसके फादर ने उसे पकड़ा था, जैसे गिर ना जाए। ठीक आज उसी तरीके से उसके फादर ने उसके हाथों को पकड़ा, जैसे वो गिर ना जाए, उसके बेटे को तकलीफ ना हो, थोड़ा सा भी नहीं। उस दिन और इस दिन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। उस दिन भी वो फादर अपनी बेटी की अच्छाई चाहता था,
अपनी बेटी की खुशियाँ चाहता था, अपनी बेटी को ग्रो करते हुए एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता था। आज भी वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। जब लैन की आंखों में आंसू आ गए थे जो तुरंत वो पोंछ लिया। उसके बाद बांग्जी को अगेन उसकी केबिन में लेके गया एंड बांग्जी अपनी आंखों को बंद करके लेट गया था। वो रात बहुत लंबा सा था, बट चलो कोई ना, दर्द भरी दुख भरी रात ख़त्म ही हो गया। ख़त्म हो गया। सुबह की 9:30 बज रहे थे। बांग्जी का नींद बहुत पहले ही खुल गया था। हाँ, बहुत पहले। उसे देखा था उसकी बगल में 2 शख्स लेटा हुआ है। लाइक नहीं लेटा, साइड में कुर्सी में बैठ के सो रहा है। एक था उसकी मम्मी और दूसरा वही। इन दोनों ने कल रात 1 मिनट के लिए भी बांग्जी से दूर नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इसी जगह पे ये लोग बैठे हुए थे। बांग्जी के फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ गया। दूसरी तरफ जो बाकी लोग थे, लाइक ऑलमोस्ट मिस्टर लैन और जियांग फैमिया एंड बाकी जो छोटे बच्चे थे, वो सारे लोग तो चले गए थे घर में। एक्चुअली मिस्टर लैन तो जाना ही नहीं चाहता था, वो तो बहुत मुश्किलों से उनको लेके गया था। और मिसेस लैन, बांग्जी की मम्मी, क्या वो जाता? नहीं, वो भी नहीं गया था। मैडम यू एंड यानली तो ऑफ कोर्स नहीं जाएगा, वो था मोशनु के केबिन में। लाइक उसे केबिन में तो जाना अभी अलाउ नहीं था। कल तक उसको शायद नॉर्मल वर्ल्ड में शिफ्ट कर देता, इसीलिए वो लोग बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। बांग्जी बहुत टाइम तक उसकी मम्मी अनुविंग को देखा। अभी 9 बज रहे थे, तभी उस रूम में कोई आया। बांग्जी आँखें उठा के देखा तो वो जब दरवाज़ा खोला था ना तो शोर हुआ था। इसे विंग और मिसेस लैन दोनों की नींद टूट गया था। एंड नींद टूटे वो पहले बांग्जी की तरफ देखा। बांग्जी जगा हुआ है। मिसेस लैन तो तुरंत बोला, बांग्जी तुम सही हो ना, सब कुछ सही है ना? बांग्जी ने देखा, बोला हाँ मैं एकदम सही हूँ, कुछ नहीं हुआ है, आप रिलैक्स हो जाइए। तभी बांग्जी सामने की तरफ देखा तो वहाँ पे वैनजिंग खड़ा हुआ था, जो बहुत अजीब सा फील कर रहा था। उसे देख के फील हो रहा था कि वो बहुत मैस सा है, वो बहुत रोया है। बांग्जी उसकी तरफ देखा एंड बोला, अंदर आओ। वैनजिंग धीरे धीरे अंदर आ रहा था। तभी उसके पीछे से कोई शख्स बाहर आया एंड उस शख्स को देख के ही बांग्जी तुरंत उठने बैठना स्टार्ट किया, लाइक बैठना शुरू किया। एंड ये देख के विंग तुरंत पास में बोला, आप क्या करो, आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो इंसान भी पीछे से बोला, तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम लेट जाओ। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गया था। बांग्जी जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, हर बार वही इस इंसान के आगे चुप रहता है, आज भी वैसा ही था। वह इंसान धीरे धीरे आगे गया, बांग्जी की तरफ देखा और बांग्जी के हाथों को पकड़ते हुए फूट फूट के रोना स्टार्ट कर दिया था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी वो कड़वी वर्ड तुम्हें इतना ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। तुम मेरी शार्प और मेरी कड़वी बातों से तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। सच में मैं कोई दिल से नहीं बोल रही थी, बस उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें देख के मुझे वो सब फील होता था, इसीलिए मैं बस तुम्हें वो सब बोलती थी। मुझे लगता था कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। I'm sorry बांग्जी। तुमने तो हमें हमारे साथ हमेशा खड़े थे, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बोला, ये सब किया। I'm so sorry बेटा, I'm really sorry। मैं कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं चाहती थी, बस पता नहीं कैसे, पर मैं बोल देती थी हर बार तुम्हें, हमें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बांग्जी। कभी भी आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। और प्लीज़ तुम मेरी बातों को दिल पे मत लो। मेरे बेटे के मरने के कारण तुम नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। जो रीज़न थे, जो लोग थे, जो हो गया, जैसे भी हो गया, तुम भूल जाओ प्लीज़, सब कुछ भूल जाओ और अपने आप को ब्लेम मत करो। उन्हें तो सज़ा मिला है ना, वो सब जेल में पड़े हुए हैं, प्लीज़। ये बोल के वो बोल नहीं पा रहा था। बांग्जी उनके हाथों को पकड़न बोला, I'm sorry आंटी, I'm really sorry। मैं उसे बचा नहीं पाया, मैंने बहुत ट्राई किया था, मैं उसे नहीं बचा पाई। तभी उसकी मम्मी ने बोला, कोई बात नहीं, शायद उसकी किस्मत में वही था, इतना ही तक लिखा हुआ था, वो इतना ही तक था। पर उसने बहुत अच्छे लोगों से दोस्ती किया था, बहुत भरोसे वाले, कि उससे करी गई प्रॉमिस अभी तक पूरा कर रहा है। तुम बहुत अच्छे हो बांग्जी, अब ये सब भूल जाओ, मेरी बातों को भूल जाओ।
मेरी वो कड़वी बातों को भूल जाओ, अपने आप को ठीक करो और जल्दी इस बीमारी से बाहर आ जाओ प्लीज़। मेरे लिए अगर अगर तुम्हारी ये बीमारी रह गई तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। विंग एंड बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, स्पेशली उसकी मम्मी को क्या हो रहा है, बट वो लोग चुप ही थे। कुछ टाइम तक वो वहाँ पे बैठे, बात किया। उसके बाद फैंचिंग उसकी मम्मी को लेके चला गया, क्योंकि उसकी मम्मी की भी तबीयत अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से वो वहाँ से चला गया था। घर से खाना भी आ गया था। वांग जी, यानली, विंग सब लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खा ही लिया था। अभी मोशनु को नॉर्मल केबिन पे शिफ्ट किया गया है, बट उसका अभी तक होश नहीं आया, बट सून आ जाएगा, डॉक्टर ने यही बोला है। सब लोग वेट कर रहे थे मोशनु की होश आने के लिए। लगभग 12:30 बजे मोशनु का होश आया एंड बोला गया बस 2 ही लोग अंदर जा सकता है। एंड सारी सिचुएशन सब कुछ देखने के बाद सब ने डिसाइड किया वांग जी और यानली ही बस अंदर जाएगा मोशनु से मिलने के लिए। तो जैसा सोचना वैसे ही कम, वांग जी और यानली चला गया मोशनु की केबिन में। दरवाज़ा जब खोला ना तो मोशनु को तब तक होश आ गया था। वो पे लेटा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगा हुआ था। तो मोशनु ने पहले देखा कि जो यानली आया है, तो वो यानली को देखने बोला, अरे माय लव तुम आ गए, मैं कब से वेट रही थी तुम्हारे लिए। और तभी पीछे वो वांग जी को देख के वो थोड़ा सा चुप गया था। वो वांग जी की तरफ देखने बोला, ब्रो व्हाट्सअप, कैसे है तू। वांग जी जो अपने सख्त फेस के साथ मोशनु के पास गया, वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी यानली जो कि मोशनु को देख एकदम रो पड़ा, वो अगेन रोना स्टार्ट कर दिया। तभी मोशनु ने देखकर बोला, अरे मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं मर थोड़ी ना कि तुम रो क्यों रहे हो। देखो तुम ऐसे रोगे तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगा, तुम्हारी फेस अजीब सा दिखेगा, मुझे वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखो तुम ऐसे मत रो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ऊपर से तुम्हें क्या लगता है हाँ कि मैं मर जाऊँगा इतनी जल्दी? ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी धीरे से उसकी चेस्ट पे हाथ रखा और बोला, दर्द हो रहा है? हाँ, यहाँ पे गोली लगाई, क्या होता अगर तुम्हें दिल के पास गोली लग जाता, दिल में गोली लग जाता तो? हाँ बताओ। उसने बोला, अरे माय लव, जिस दिल में मैं तुम्हारे जगा दिया है उस दिल में कोई और रह सकता है क्या? चाहे वो गोली हो या फिर कोई और, कोई नहीं रह सकता। इस दिल में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। देखो ना, इसीलिए गोली भी नीचे ही लगा है, एकदम यहाँ पे नहीं लगा है। मोशनु की ऐसे बात सुन के यानली जो मोशनु की तरफ देखा, वो अभी भी रो रहा था। वांग जी गंभीर होकर खड़ा था। मोशनु ने देखकर बोला, अरे माय लव, मैं जाने जिगर, मेरा भाई तो ऐसे खड़ा क्यों है? बैठ ना, आजा बैठ। वांग जी तो चुपचाप जाके बैठ गया। मोशनु जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था, तब उससे बोला, देख ना, मुझे सच में गोली लग गया है, अब तो मुझे माफ़ कर देना, तब मैं मजाक किया था, देख मजाक कितना भारी पड़ गया है, देख 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 कैसे गोली लगा है, कितना ब्लड निकला है, तुझे पता भी है। अब गुस्सा तो भी तेरा उस मासूम के ऊपर, थोड़ा सा तो तरस खा। वांग जी तो कि यहाँ की तरफ देखा, जो फिर से देखा और बोला, अरे हद भी हो गया है, यहाँ पे आया है मुझे देखने के लिए ना, तो चुपचाप बैठा क्यों है? गाली दे जो भी दे, थोड़ा सा कुछ तो बोलना। एक बीमार इंसान को देखने आए, थोड़ा सा तो तरस का। अगर अभी भी अपनी गुस्से को नहीं दबा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं जो ऑफिस से एक गन लेके आऊँगा और तू एकदम शूट कर दे, काम तमाम ही कर दे, फिर भी शांत हो जा भाई, बात तो कर। कैसे अजीब लग रहा है जब तू मुझसे बात नहीं करता है। अरे मेरी जानी जिगर, बात तो करना, मेरा सोना बाबू, बात कर। जी जो फ़ोन को बाहर निकाला, मुझे ने बोला, अब किसको कॉल करने वाला है? उसने बोला, क्यों, अभी तो तूने बोला ना ऑफिस से गन लाने के लिए, सोच रही हो कि एकदम ही तेरा काम तमाम कर दूँ? ये बार बार तेरी ये सब नौटंकी और झेला नहीं जा रहा है। मुझे ने चुप गया, अनपाउट करके उसकी तरफ देखकर बोला, तो कितना ज़्यादा क्रूल है वांग जी, सीरियसली। हाँ सीरियसली तू ऐसे बात कर सकता है? हाँ मुझे तो, मेरा तो दिल ही टूट गया है, यहाँ पे अगेन पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, तू समझता ही नहीं है मुझे, तो मुझे मारना चाहता है मुझे। ठीक है चल चल मार ही दे तू। एक बात याद रखना, ये दोस्ती तोड़ने से पहले मैं मर ही जाऊँगा, फिर भी ये दोस्ती मैं नहीं तोड़ने दूंगा, समझ में आई ना? तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। अगर तू मुझसे दूर चला गया मैं मर ही जाऊँगी। नहीं, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा सोलमेट है। अगर यानली नहीं होता ना तो मैं तो तुझसे ही शादी कर ली, मैं तो सोच लिया था। वो तो बीच में यानली आ गया और हमारे प्यार में दरार पड़ गया, नहीं तो मैं तुझसे शादी करती। उसके बाद तो दिन बच्चा ये बोल के वो चुप हो गया। मोशनु की ऐसे अजीब अजीब बातें सुन के यानली देख रहा था, सेम एज वांग जी, ये इंसान ये कल रात जो मरने की कगार में था, जिंदा भी रहेगा नहीं किसी को नहीं पता था, और सुबह होते ना होते ये ठीक हुआ और अपनी
अनाप शनाप ऊट पटांग सी बात स्टार्ट भी कर दिया। ये सिर्फ इसी इंसान से पॉसिबल है, यही कर सकता है, इसके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। कि पूरे लैंड हाउस में तो क्या पूरे दुनिया में इस जैसे नमूने और एक नहीं है। मोशन अगेन उसकी तरफ देखने बोला, तो अभी भी गुस्सा है? हाँ देख, मार मुझे, मार, गोली मार दे, जो मारना है मार। ऊपर से तू मुझे 2-3 घोसा भी मार दे। ऐसे भी तूने मेरे हैंडसम फेस को तो आधा बिगाड़ ही दिया है, और बिगाड़ दिया। मैं कोई ब्लेम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगी, बट ये मत बोलना कि तू दोस्ती तोड़ देगा। तेरे साथ मेरा कोई दोस्ती नहीं रहेगा। ऐसे धमकियाँ मुझे मत दिया कर, मुझे पेन होता है। अंजलि देखकर बोला, मैं धमकी देती हूँ? हाँ, अरे नहीं बेबी, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती थी, बट तू ऐसे मत करना, मुझसे बात कर लेना। देख, तू और याली मेरे लिए बराबर है। हाँ, मैं थोड़ा सा 1% शायद प्यार उससे ज़्यादा करती हूँ, बट तुझसे भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ ना। अगर तू ऐसे करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। अंजलि देखा बोला, तुझे थोड़ा सा भी पता है मोशन्नू? हाँ, तुझे सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा भी पता है? जब तूने मुझे कॉल किया और बोला तुझे गोली लगाए, मैं उस टाइम पे क्या फील कर रही थी? मेरी आंखों के सामने क्या क्या चीज़ आ रहा था? हाँ, तो इमेजिन भी कर सकता है। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, और क्या हुआ? हाँ, तेरी वो मनोसियत मुँह की बात सच्ची हो गई ना? तुझे गोली लग गई ना? तुझे पता है तुझे उस हालत में देख के मुझे कैसे फील हो रहा था? हाँ, तो इमेजिन कर सकता है। तो तू बस मेरा फ्रेंड नहीं है, और ना तू बस मेरी बहन की हस्बैंड है। तू मेरे लिए उससे भी ऊपर है। शायद हमारी खून एक नहीं है, हमारी मम्मी एक नहीं है, पर तू मेरा भाई है, मेरा अपना भाई है। और मैं तुझे उस हालत में नहीं देख सकती थी। अगर वहाँ की सिचुएशन बुरा हो गया था, उल्टा सीधा हो गया था, तो मुझे कॉल करता ना। कॉल करके बस मुझे एक बार बताता। मुझे बोला, मैं सोचा कि तुम मेरी कॉल नहीं उठाएगी, और मुझे लगा कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। अजय बोला, हाँ तो हैंडल कर सकता है। अब देख ना कैसे हैंडल कर रहा है। यहाँ तक आ गया है, महीने की नौकत आ गया था तेरी बेवकूफ़। मोशन जो वांगजी की तरफ देखा, अनिहाली की तरफ देखा। इस बार शायद वो थोड़ा सीरियस हुआ और बोला, पता है, जब कल मुझे गोली लगा था, यहाँ पे मेरी आंखें जो धुंधली होने लगा था, वहाँ पे उस टाइम पे मुझे बस 2 लोगों की छवि मेरी आंखों के सामने आ रहा था। एक याली जो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, ठीक उसी तरीके से मैं उसे उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे जब लगा शायद मैं मर जाऊँगी, तब बार बार मुझे याली की याद आ रहा था। उसे कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, वो क्या करेगा? और उसके बाद दूसरा छवि तेरा आया था वांगजी। हाँ, तेरा आया था। मुझे पता था याली जितना टूट जाएगा, उसे कहीं गुना टूट जाएगा। शायद तू किसी को दिखाएगा नहीं, बट अंदर से तू मर जाएगा। उस टाइम पे मैं बस गॉड से एक ही प्रे कर रही थी, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, मेरे लिए नहीं, इन 2 शख्स के लिए मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती, मैं एक लंबा ज़िंदगी चाहती हूँ, जहाँ पे यानी के साथ एक छोटा सा संसार करना चाहती हूँ, बुढ़ा होना चाहती हूँ, ढेर सारी बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, और तेरे साथ ज़िंदगी भर दोस्ती बिताना चाहती हूँ। हाँ, तेरे साथ बुढ़ा होना चाहती हूँ, हमेशा फ़ाइट करना चाहती हूँ। एंड उसके बाद जब तेरा बच्चा होगा तो मेरे बच्चे के साथ तेरे बच्चे की शादी करवाऊँगा। उसके बाद मेरे बेटे को बोलूँगा तेरी ओमेगा को हमेशा डांटने के लिए, परेशान करने के लिए, जैसे तू मेरे साथ करते, सारा बदला मैं लेना चाहती थी। भांजी अभी तक तो सीरियस था, एंड मैं आते आते मोशन ने फिर से वही मजाक करना स्टार्ट कर दिया था। भांजी एक लंबा सा बीत लिया, इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वो खड़ा हुआ और मुझे बोला, अरे कहाँ जा रहा है, मैं बीमार हूँ ना, बैठ। उसने देखा बोला, तू बीमार है? ज़ुबान तो केची की तरह चल रहा है, कोई देखो तो बोल नहीं सकता तू बीमार है। उसे बोला, वो ज़ुबान का क्या है, वो तो बस निकल जाता है, तो वो सब छोड़ना, तो मुझे देखना है, बोलना, तूने मुझे माफ़ कर दिया, दोस्ती मत तोड़ेगा, बोलना। भांजी ने देखा बोला, क्या मैं दोस्ती तोड़ सकती हूँ, तुझसे दूर जा सकती हूँ? उसे बोला, नहीं, तू मेरा बेबी है ना, मेरा सोना है ना, मुझसे कैसे दूर जा सकता है? तेरे और मेरे बीच में तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लाइक सोलमेट वाला। हाँ, तू और मैं सोलमेट है। काश तो ओमेगा बन जाती या फिर मैं बन जाती तो शादी कर लेते। फिर से टॉपिक से बाहर जाने लगा। क्या नहीं देखकर बोला, मोशन्नू क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो? उसे बोला, अरे माय लव, तुम थोड़ा साइड हटो ना, पहले मैं बात कर लूँ। तुम्हारी भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसको शांत करवा लूँ, उसके बाद तुमसे बात करती हूँ। तुम रुको, तुमसे तो बहुत सारी पपिया लूँगी। यानी एकदम शर्मा गया, लाइक भांजी के सामने ये इंसान ऐसे बात कर रहा है। भांजी ने देखा, बोला,
तू पहले ठीक हो जा। उसने बोला नहीं, अगर बोल पहले कि तू मुझे माफ़ कर दिया। उसने बोला हाँ मैंने माफ़ कर दिया। उसने बोला अच्छा आई लव यू, अब जा, मैं अपनी प्यार से थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। तुझे पता है ना, मतलब इस टाइम पे जब हस्बैंड बीमार होती है तो ओमेगा की प्यार एंड थोड़ा किसी से चाहिए होता है, थोड़ा क्या चाहिए होता है, तो अब मुझे वो लेने दे और मुझे बिल्कुल परेशान मत करना। ये बोलते हुए वो वांगजी को भगा दिया और वांगजी भी बाहर आ गया। इसका क्या ही कर सकता है। एंड जब भी बांगजी रूम में गया, उसने तुरंत यानली के हाथों को पकड़ लिया। यानली जो मुंह फुला के बैठा होता है, उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला क्या हुआ कि क्या मतलब, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे कैसा फील हुआ था? उसने बोला ओहो माय लव, हो गई ना जो होना था, अब आ गया, ऐसा नहीं होगा। उसने बोला क्या गारंटी है? उसने बोला वो जो तुम्हारी भाई गया है ना, वही गारंटी है। तुम्हें पता है जिसने भी मुझे गोलियाँ मारा है या फिर जिसने भी जो कांड किया है, अब तुम्हारे भाई खुद उन सबको बाहर निकालेगा एंड एक एक करके शूट करेगा। तो फ्यूचर में ऐसा कोई लाइक होगा ही नहीं, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर गोली चलाए और कुछ करे, क्योंकि तुम्हारी भाई ना जितना शरीफ दिखता है वो ऐसा है नहीं, वो एक खूंखार जानवर है अपनी चीज़ों को लेके। हाँ मुझे तो पता है, पता नहीं क्या करेगा। जब भी वो लोग बात करते करते फिर धीरे धीरे यानी बताना स्टार्ट किया वांगजी के बारे में। एंड ये सब सुनते ही मोशन में थोड़ा सा चौकन्ना हो गया था। उसने बोला क्या कल वो सब हुआ था? उसने अपनी सर हिलाया। मोशन ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला ओ गॉड, मुझे इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था कि इसका हालत ऐसा ही होगा, मुझे पता ही था। मोशन की तरफ यानी देखकर बोला तुम मुझे सब बात शेयर करते हो, धनी ये क्यों नहीं शेयर किया? उसे बोला कुछ कुछ बातें ऐसा होते हैं माय लव जो शेयर नहीं किया जा सकता, ये उनमें से एक बात है। मैं चाहती थी शेयर करना बट नहीं कर पाई। जो भी हो, अब पूरी फैमिली को पता है, इसे मैं कहीं ना कहीं हैप्पी हूँ। अब सब लोग इस पागल को संभाल ही लेंगे, स्पेशली तुम्हारी प्यारी सी भाई और मेरा साला। अबे है कहाँ पे? उसे बोला बाहर है। उसे बोला आओ, उससे भी मिलना है, उससे भी मजाक करना है। उसे देखकर बोला पहले तुम ठीक हो जाओ। उसे बोला अरे मैं ठीक ही हूँ, क्या हो गया है? अभी तुम्हारे साथ और एक नाइट स्पेंड कर सकती हूँ, लाइक सुहाग रात, तुम बोलो तो आ जाओ कर दे। यानी उसकी तरफ देखकर बोला मतलब मैंने क्या क्या गुनाह किया था जो तुम जैसे नालायक मुझे मिले हो? तो बोला किया ही होगा कोई बड़ा गुनाह, इसीलिए तो मिल गए हूँ मैं। अब जब मिल ही गए हैं तो क्या हो गया है, आओ ना थोड़ा पप्पी तो दे दो एक। यानी देखा, बोला तुम चुप हो जाओ, और सब तुमसे मिलना चाहते हैं, मैं बाहर जा रही हूँ। उससे बोला पर तुम रुक जाओ ना, सब एक एक करके आ सकते हो। तो बोला नहीं, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम उल्टी सीधी बात करोगे मेरी फैमिली के सामने, मुझे एम्बेरस फील करना पड़ेगा। ये बोलते वो बाहर चला गया। मोशन ने बोला भलाई का ज़माना ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, साला ज़िंदगी नहीं पता नहीं क्या बन गया है मेरा। देखते ही देखते ऑलमोस्ट 3 दिन हो गया था। आज मोशनू को डिस्टेंस मिलने वाला था। ऐसे तो जाना मोशनू को चाहिए अपने ही घर में, बट यंग फैमिया ने बोला मोशनू को उनको घर में जाने के लिए। एक्चुअली मोशनू की मम्मी की तबीयत उतना सही नहीं है एंड मोशनू के घर में उतने सारे लोग भी नहीं हैं जो मोशनू की टेक केयर कर पाए, इसलिए उन्होंने बोला हमारे घर में बहुत सारे लोग भी हैं, यानी भी है, तो हम मोशनू को अपने घर में लेके जाते हैं, उसकी केयर करेंगे। तो सब लोग एग्री हो गए, बांजी भी आ गए थे। अभी कितना बज रहे होंगे, 3:30, हाँ ऐसे ही बज रहे थे। तो बांजी आ गए थे, सब कुछ पैकिंग करने लगा। यानली अभी तक आया नहीं, लाइक यानली आज आया नहीं। उसने सोचा कि घर में ही रहेगा एंड उसके घर को रूम को थोड़ा अच्छे से ठीक करेगा, क्योंकि इतने दिन तो हॉस्पिटल में था, उसका रूम गंदा पड़ा हुआ है, तो वो सब करना भी तो है ना। मोशनो कितना भी हो बीमार है, अगर अनहाइजीनिक जगह पे रहेगा तो शायद हो सकता है कि उसकी ऑपरेशन की जगह में लाइक इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए वो अपनी सारी चीज़ों को समेट रहा था, ठीक कर रहा था। और दूसरी तरफ वांगजी आ गया उसको लेने के लिए। सब कुछ पैक करके वांगजी एंड मोशनू निकल पड़े थे लैंड मेंशन की तरफ। हाँ, लैंड मेंशन के पास आके कार रुकती, मोशनू बाहर आया। वो उसको याद है जब वो लोग मालदीव गए थे तब वो इस घर में आया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना चला गया, ये हमारी मोशनू इस घर में आ ही नहीं पाया था, और आज इतनी दिनों बाद ये आया है तो उसे थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा था, रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा था। तो वो दोनों ही घर के अंदर गए, जस्ट ड्राइंग रूम के पास ही गया था, दोनों रुक गए क्योंकि घर की माहौल थोड़ा सा अलग था। हाँ था तो सही। मिसेस यू जो गुस्से में भड़क रहे थे और मैडम लैन उनको पकड़ा हुआ था। हाँ, तो वो गुस्से में तिल मिला रहा था, वो तीखी आंखों से विंग को देख रहा था और विंग चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके वो फेस देख के लग रहा था कि वो रोया है, इवन अभी भी शायद रो ही रहा है। और विंग को रोते हुए देख के वांगजी का दिमाग ब्लैंक हो गया, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी गंभीर वॉइस में पूछ रहा क्या हुआ है?
कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा, उसका सर जो नीचे था ना वो उसको ऊपर नहीं कर पाया, अभी भी नीचे करा हुआ था। सबका नज़र उनके ऊपर था। अब मोशनु जो कि यानली की तरफ इशारा किया जानने के लिए कि कहानी क्या है, वो धीमे से बोला विंग को कुटाई पड़ा है मम्मी से। मोशनु तुरंत बोल उठा, क्यों, किस लिए? उसने बोला, अरे वो उसका टेस्ट एग्ज़ाम था ना, वहाँ पे शायद किसी सब्जेक्ट पे उसको रट्टा मिला है, वो फेल हो गया है। अब वांगजी तुरंत अपने सर को ऊपर किया, विंग की तरफ देखा, वो शॉक था। विंग फेल किया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विंग बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में। देन ये क्या हुआ? एंड वो आस पास देखा, अब उसे समझ आया ये घर की सिचुएशन ऐसा क्यों है, और अभी ये ऐसा है बट कुछ टाइम में ये और भी बढ़ने वाला है। एक मुसीबत जाता नहीं दूसरा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एंड विंग को देख के उसको लग ही गया है इसको एक तो कुटाई पर आया, अब भी और भी पढ़ना बाकी है। अब क्या होगा आगे, कैसे होगा, वो तो हम आगे ही देखेंगे। तो आज के लिए हम ये वाली पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड विंग कैसे फेल हुआ है वो वाला कहानी या फिर पार्ट तो आपने देखा ही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और इसी कारण उसको रट्टा मिला है। तो इसको लेके आगे क्या होगा, जियांग फैमिया कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जो विंग का टीचर था वो वांगजी की वजह से ही गया है। सो जो भी हो, नेक्स्ट पार्ट में मज़ा आने वाला है। सो आज के लिए हम ये वाली पार्ट और ये वाली स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो आज के लिए बाय बाय।